नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में बढ़ेंगे, बात करेंगे भीषण अग्निकांड झुग्गियां खाक। लखनऊ से खबर है, इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनवानी गांव अचानक भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 500 से अधिक झुग्गियां देखते ही देखते जलकर राख हो गई। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि दूर से ही दिखाई दे रही थी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के तुरंत बाद झुग्गियों में रखे रसोई गैस सिलेंडर एक एक करके फटने लगे। धमाकों की आवाज़ से पूरा क्षेत्र दहल उठा और लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल और दमकल विभाग की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने बिना देरी किए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए दर्जनों दमकल गाड़ियां लगाई गई हैं। अग्निशमन अभियान में कई घंटे लगने की संभावना है, क्योंकि आग बड़े क्षेत्र में फैली है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस और दमकल की टीमों ने युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू किया। आग बुझाने की लगातार पानी की बौछारें की जा रही। स्थानीय निवासियों ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने में मदद की कोशिश की। इस भीषण अग्निकांड से सैकड़ों परिवारों का आशियाना उजड़ गया है। उनके पास खाने पीने और रहने का कोई साधन नहीं बचा है। आग से हुए भारी नुकसान का आकलन किया जाएगा। पुलिस ने आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। अब बात करेंगे 3 तलाक पर बड़ा बवाल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से एक चौंकाने वाला हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जिसमें मेरठ और मुजफ्फरनगर के 2 रसूखदार परिवार आमने सामने आ गए। आरोप है कि पूर्व सांसद हाजी यकूब कुरैशी के भाई हाजी इरफान कुरैशी की बेटी जेबा परवीन को उसके पति ने फ़ोन पर 3 तलाक दे दिया और बाद में ससुराल में प्रवेश करने से भी रोक दिया। जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में जेबा परवीन का निकाह मुजफ्फरनगर के खालापार निवासी और मशहूर चमड़ा व्यापारी मरहूम हाजी माफिज के बेटे हाजी फरहाज के साथ धूमधाम से हुआ था। शादी के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन करीब 1 वर्ष पूर्व फराज ने जेबा के भाई से व्यापार के नाम पर करीब 4 करोड़ रुपए उधार लिए थे, जो अब तक वापस नहीं किए गए। पीड़िता जेबा का आरोप है कि जब भी वह अपने पति से पैसे वापस करने की बात करती तो उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न किया जाता था। इसी बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं दिल्ली संसद भवन, जहां गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। चुनाव के कानून में बदलाव वो आने से दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मान्यवर, मैं बिल जो सदन के सामने है, अब सदन पटी है, इसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन कर कुछ चीजें बताना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में 543 की अभी 28 सीटें, और 543 सीटों की संख्या के 5.5% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संशोधन होने के बाद, कर्नाटक की सजा गई 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 800 हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की, और अब की स्थिति में का प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 460। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी, तो हो जाएगी 38, और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब में 50% की वृद्धि होगी
और सीटें हो जाएगी 26। 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता। तमिलनाडु, इतने सारे लोग कपड़े पहन कर आए हैं। मैं तमिलनाडु की जनता को स्वस्थ करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही। मान्यवर, अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और 543 के सदन उसके प्रतिशत है 7.18% और अब 50 वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59 और इनकी नए सदन में 816 के प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, तमिलनाडु की सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ 7.3% है, वो बढ़कर हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है, की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 367। अब कुल मिलाकर दक्षिण का नैरेटिव बनाया जाता है, उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 143 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 29 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण सदनों का यहाँ शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने की 129 की जगह 150 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.93% मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो कृपया कोई भी एक मिनट मेरा समाप्त तो होने दीजिए, अरे पर समाप्त तो होने दीजिए। अरे पर बीच में कैसे करेंगे आप? मैं अभी बैठ जाइए, जवाब देता हूं। आपको जवाब चाहिए ना, देता हूं। मान्यवर, कृपया ये बिल के जो इंटरप्रिटेशन है वो अधिकृत रूप से बिल को पायलट करने मंत्री के रूप में मैं इस सदन के सामने रख रहा हूं। मैं मेरी जिम्मेदारी समझ रहा हूं। जो भ्रांति फैला रहे हैं वो समझते हैं, तो उसके लिए मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। मान्यवर वेणुगोपाल जी कि किसने कहा? मैं अमित शाह भारत का गृह रहा हूं जो इस बिल को पायलट किया। दूसरी बात, सुनिए ना, बिल में कहां है और कहां से ड्रॉ कर मैं आंकड़े निकालता हूं। मैं कल उनको डिटेल जवाब दूंगा, तब बता दूंगा, मगर वो सुनने के लिए बैठे आउट न कर जाए। बाकी मैं डिटेल केजी के बच्चे को समझ में आए इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। उनको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि जाति जान नहीं कराना चाहती है सरकार, इसको भी मुझे स्पष्ट चाहिए। सरकार की कैबिनेट में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जाति का जिक्र नहीं है। मान्यवर, जनगणना जो अभ्यास है उनको मालूम होगा, जनगणना 2 हिस्सों में होती है। सभी मकानों को इंगित किया जाता है और उसके बाद में जो बिल्डिंग्स होते हैं इसके अंदर रहने वाले बंदों को किया जाता है। तो बिल्डिंग की अभी तक कोई जाति की व्यवस्था हुई नहीं है, वो भी गिन लेंगे भी।
अभी तक बिल्डिंग की कोई जाति व्यवस्था नहीं है मान्यवर। व्यक्तियों की जाति गिनी जाएगी तब जाति जनगणना का सवाल आएगा, ये भी पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मान्यवर, उन्होंने कहा कि 850 का आंकड़ा कहां से आया, ये मैं समझाता हूं। 850 का जो आंकड़ा है मान्यवर, वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक से सोच ले कि 100 सीटें हैं, अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 50, और 150 जब होती है, इसका 33% है तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 जब बैठे हैं, इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए जाएगा तब 543 की 43 ओपे होगी, जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है, और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर, 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। ये फिर से कि ऐसा क्यों किया है, तो अभी भी राउंड ऑफ फिगर जो है ये 543 नहीं है, 543 से ज्यादा ही है। अब उन्होंने कहा कि वृद्धि कैसे करोगे, आप 550 इतना तो समझ जाएंगे भाई। मैं केजी कहा तो तुम 7 अर्थ में केजी की तरह करने लगे। मान्यवर, इन्होंने कहा कि ये बिल में लिखा नहीं। सांसद ज्योतिमणि और दक्षिण के कई सारे सांसदों ने कहा, मेरा कल समय ले ले, मैं पढ़वा दूंगा। वैसे समय लेने की जरूरत भी नहीं है, कल मैं सदन के सामने ये डिटेल पूरा देश समझ पाए इस तरह से दूंगा। मान्यवर, डीलिमिटेशन कमीशन का जिक्र आया कि डीलिमिटेशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो मैं माननीय सदा जी को कहना चाहता हूं, हमने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डीलिमिटेशन कमेटी को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है, इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आप उस वक्त एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा, तो मैं इतना कि हम नहीं करेंगे और मैं कुछ नहीं कह सकता। एक वाक्य आया कि तमिलनाडु बंगाल में छोड़ रहे हैं और ये नया एक्ट आ गया। मान्यवर, मान्यवर, मैं स्पष्टता से कहूं कि ये डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट तब ही लागू जब पार्लियामेंट इसको स्वीकार करके करेगी और राष्ट्रपति महोदय इस पर मंजूरी का मोहर लगाएंगी। तो ये 2029 के पहले होने का सवाल नहीं। 29 तक भी जो चुनाव होंगे वो सारे पुरानी सीटों पर ही होंगे, पुरानी व्यवस्था में होंगे। तो अखिलेश जी को भी डरने की जरूरत है। यहाँ 27 की बात करो, यहाँ कि वो जीतेंगे नहीं, वो अलग बात है, मगर डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पर कहा गया कि सत्ता बनाए रखने की लालसा में ला गया है। मान्यवर, ऐसा जो लोग कहते हैं कि कुछ नेता 130 करोड़ की आबादी के मत को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो हमारी शक्तियों के आगे ज्यादा कर रहे हैं। हम तो उस बात में मानने वाले हैं, लोकतंत्र में सत्ता नागरिक के वोट से और नागरिक मत से ही तय होती है। राजनेता, राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकती। 130 करोड़ का जनमत कौन मैनिपुलेट कर सकता है? और अगर कर पाते तो हम तो जीतते ही नहीं। आप सत्ता में बैठे थे, हम कैसे जीते? मान्यवर, इमरजेंसी डालने के बाद भी जनमत में नहीं होता है, इस देश का इतिहास है। और जहां तक लोकतंत्र खत्म करने की बात करी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यनाते
इस सदन में एक सांसद के नाते कहता हूं, किसी की भी ताकत नहीं है इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने की। जिन्होंने प्रयास किए हैं इमरजेंसी के वक्त जंग को खत्म कर दिया था, लोकतंत्र को कुछ नहीं हुआ। और मान्यवर, इस तरह से खत्म नहीं। अपना आपका भाषण बाकी है, देना। मलविंदर सिंह कंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे हैं सुविधाओं का अभाव, ये कैसा विकास। सुकमा जिले के ग्राम मोरपल्ली में विकास के दावे पूरे तरह खोखले नजर आ रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण आज भी सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और दशकों से परेशानी झेल रहे हैं। मोरपल्ली के ग्रामीणों का कहना है कि गाँव तक पहुँचने के लिए आज तक पक्की सड़क नहीं बनाई गई है। बरसात के मौसम में हालत और भी बदतर हो जाते हैं जब नदी नाले उफान पर होते हैं और गांव का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। ऐसे में यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे अस्पताल तक पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मजबूरी में ग्रामीण गांव में ही देसी दवाइयों से इलाज करने को विवश हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार कलेक्टर को आवेदन भी दिया गया। कलेक्टर ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही सड़क निर्माण का काम शुरू कराया जाएगा, लेकिन समय बीतता गया, अधिकारी बदलते रहे और आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। गांव में बिजली की सुविधा भी नहीं है, जिससे ग्रामीणों का जीवन और अधिक कठिन हो गया है। अब ग्रामीण प्रशासन से जल्द मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। हम ग्राम मोरपल्ली में मौजूद हैं। मेरे पीछे देख रहे होंगे ग्रामवासी पूरे मौजूद हैं, कम से कम 100-200 की संख्या में। कैमरामैन दिखाएंगे पूरे ग्रामवासियों को। सर, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम सोडी नंदा है। सोडी नंदा? यस सर। सर, इतने भीड़ भाड़ क्यों जमा हुए? सर, यहाँ मतलब भीड़ भाड़ इसलिए जमा हुए, क्या ना, हमारे गांव तक अभी तक रोड नहीं है। अभी तक रोड नहीं है? जी जी, हमको आने की सिंतलर आना जाना बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसी के लिए हम लोग एकत्र हुए थे। जी, ये बात आप लोग कलेक्टर तक बताए कि नहीं बताए? सर, हम लोग कलेक्टर ऑफिस गए थे सर, आने के कलेक्टर को आने के हम लोग एप्लीकेशन तक का छोड़े। कितने बार गए थे कलेक्टर ऑफिस? हम लोग मिनिमम 3 बार गए थे। ये कब का बात है? कम से कम 3 महीना निकल गया, 3-4 महीना हो गया। पुराना कलेक्टर थे? जी जी जी। कलेक्टर चेंज हो गए लेकिन जी। काम नहीं हो पाया। 3 बार आवेदन दिए। जी जी जी, आइए फिर आपका नाम बताइए। मेरा नाम सोडी मुत्ता है। सोडी मुत्ता जी, आप लोग कलेक्टर को आवेदन दिए लेकिन रोड नहीं बना? नहीं बना है सर। यहाँ लाइट है आप लोग के गांव पे? नहीं है सर। लाइट भी नहीं? जी, खंबा खड़ा किया है सर, गांव तक पहुंच ही गया है। खंबा खड़ा है लेकिन लाइट नहीं है? लाइट नहीं है सर। मतलब रोड का समस्या है और लाइट का। जी। और जानना चाहेंगे बरसात में आप लोग कैसे करते हो? सर, बरसात का आना जाना मुश्किल से कोई जाते सर, कुछ ही लोग, यानी कि बोला जाए तो बारिश के समय बिल्कुल बंद हो जाता है। बारिश समय आना जाना बंद हो जाता है। जी जी। खाने पीने का मतलब बहुत परेशानी होता है। जी। तो मेडिकल सुविधा कैसा मिल पाता है आप लोग को? मेडिकल सुविधा के बारे में बोला जाए तो यानी कि हम लोग वैसी जड़ी बूटी जो मतलब जब यहाँ कुछ लोग जानते हैं, मतलब जिन लोग देते हैं उसी से हम लोग सलाह लेते हैं। मतलब डॉक्टर कोई पहुंच ही नहीं पाते? जी जी। मैं ये कहना चाहूँगा, यह समस्या बहुत गंभीर है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कम से कम 100-200 की संख्या में खड़े हैं। ये बरसात में ना आ पाते ना जा पाते हैं। अगर तबीयत इनका स्वास्थ्य खराब होता है तो ये लोग जड़ी बूटी से काम चलाते हैं। कैमरा सहयोगी के साथ मैं राजू तोले।
अब बात करेंगे मजदूरों की मांग, वेतन वृद्धि और सम्मान। नोएडा के बाद अब उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में भी मजदूरों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा है। सुमेरपुर कस्बा स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्लांट में कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारी संख्या में मजदूरों ने सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे दिहाड़ी मजदूरों ने कंपनी के संचालकों और प्रबंधन पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। मजदूरों का कहना है कि इतने बड़े प्लांट में कार्यरत होने के बावजूद उन्हें न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। मजदूरों ने आरोप लगाया कि कंपनी के भीतर खाने पीने को लेकर मजदूरों के साथ भेदभाव किया जाता है, जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। प्रदर्शनकारियों ने खास तौर पर कहा कि प्लांट के संचालक तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और मजदूरों की शिकायतों को अनसुना कर दिया जाता है। सर हम बीडी कॉन्ट्रैक्टर के बंदे हैं और सर हमने आंदोलन यहाँ पे किया था गेट नंबर 2 पे, जहाँ पे खड़े हैं कि हमारा पहली बात तो नंबर 1 पैसा बढ़ना चाहिए। सैलरी में जो हमारा पैसा है, एक दिन का वेतन, वो बढ़ नहीं रहा है, लोग बढ़ा नहीं रहे। दूसरी बात, फोन लेके जाना अंदर मना है, फोन लेके हम लोगों को ये जाने नहीं दे रहे। और ये लोग सारे बंदे सब लेके फोन जाते हैं, हमको कहते हैं तुम्हारा फोन बंद है। तो बताओ हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे? कोई रात में हमारी कोई घटना घट जाएगी तो कौन जिम्मेदार है? लिखित ये लोग देते नहीं है, हम कहते हैं हमें लिखित दे दो, हम फोन टोटल बंद कर देंगे। ले जाने की आप फोन बात करते हैं, फिर ये लोग क्या कहते हैं? कहते हैं फोन ले ही कि नहीं जाओगे अंदर। सारी कंपनियों में मतलब सैलरी बढ़ रही है, पर हमारी कंपनियों में हम लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं और हमारी कंपनी में सैलरी नहीं बढ़ रही है। हिंदुस्तान लीवर में काम करते हैं। क्या फैक्ट्री साइड से है, ठेकेदार साइड से? ठेकेदार साइड से। कितने घंटे काम करते हैं आप? 8 घंटे। 8। हाँ। कितनी सैलरी देते हैं ये 12,000 देते हैं। अच्छा, फोन को लेके जो समस्या है सुनने में आ रही कि फोन नहीं क्या है? हाँ, तो हम लोग अंदर फोन भी नहीं चलाते हैं। जैसे टाइमिंग के लिए होता है तो हम लोग सुबह से घर से चलते हैं, प्रॉब्लम होती है कई चीजों की, तो हम करने के लिए कोशिश करते हैं कि भाई हम उधर पे फोन ना चलाएं। समस्या तो ये है सर कि यहाँ पे ना तो पेमेंट बढ़ रहा है और 8 घंटा काम करना पड़ रहा है, बराबर काम करते हैं, पेमेंट भी नहीं बढ़ रहा है, जो कि सरकार ने तो लगा ही दिया, इधर अभी कुछ सुनाई नहीं मिल रहा है। ठीक है, और नाश्ते वास्ते का कोई हमें समाधान नहीं हो रहा। कंपनी वाले जो एम्प्लॉय उनको 2 रुपए का मिल रहा है, हम लोगों को 25 से 30 रुपए का मिल रहा है, वो भी टाइम से भी नहीं दिया जाता है। हमारे लिए रास्ता भी अलग कर दिया जाता है। समस्या इतनी है कि मतलब कि क्या बताएं हम आपको। समस्या ये है कि साहब रोज फोन के लिए मना किया जा रहा है और सैलरी हर जगह इनकी वही सैलरी नहीं बढ़ रही और दबाव प्रेशर बहुत बना रहता है और धमकी भी दी जाती है कि यहाँ कंपनी से अगर लापरवाही करोगे तो कंपनी निकाल दिया जाएगा। फोन लेके नहीं आओगे और रोज लंच नहीं करोगे, नाश्ता नहीं मिलेगा और यहाँ पानी नहीं पियोगे, सारी समस्याएं। बहुत सारा भेदभाव होता है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था, अंग्रेजों से बदतर ही इस कंपनी में हो रहा है। कंट्रैक्ट वालों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हाँ, जैसे जानवरों जैसे अंग्रेजी के जमाने में होता था ना, ऐसे अंग्रेजी जैसे व्यवहार किया जा रहा है, जानवरों जैसे व्यवहार किया जा रहा है। अब बात करेंगे बुलडोजर एक्शन पर एससी का स्टे। औरैया जिले के दिबियापुर क्षेत्र में प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई के दौरान मामले में स्टे ऑर्डर जारी करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार दिबियापुर में लगभग 48 मकानों और दुकानों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की तैयारी थी, लेकिन अब इस पर फिलहाल रोक लग गई है। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें यह जमीन या संपत्ति सरकारी योजना के तहत आवंटित की गई थी। यह मामला जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुना गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगी हुई है और मामले में आगे की सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। राशन पर निर्भर विश्वगुरु का सपना। पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी में मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने महिला आरक्षण से लेकर विश्वगुरु के दावों और जातिगत राजनीति पर बेबाकी से अपनी राय रखी। महिला आरक्षण बिल का स्वागत करते हुए मौर्य ने इसमें पेच फंसाया। उन्होंने कहा, आरक्षण का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं की समानुपातिक सहभागिता होनी चाहिए। बिना इसके यह बिल
अधूरा और भेदभावपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत पर टिप्पणी से बचते हुए उन्होंने सीधे देश की आर्थिक स्थिति पर हमला बोला। मुर्रे ने कहा, जो विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं उन्हें यह देखना चाहिए कि देश के 80 करोड़ लोग आज 5 किलो चावल पर आकर ठहर गए हैं। जिस देश का युवा बेरोजगार हो, जनता राशन पर निर्भर हो, वह विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता। SC, ST, OBC महिलाओं की हिस्सेदारी भी समानुपातिक उचित होनी चाहिए। महिला आरक्षण का स्वागत है, लेकिन महिला आरक्षण भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। उसमें SC, ST, OBC समाज की महिलाओं की भी समानुपातिक सहभागिता होनी चाहिए। बड़ी खबर उन्नाव से पत्थरबाजी का लाइव वीडियो वायरल। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में पत्थरबाजी। राधा रावत और पंकज शुक्ला पक्ष में पत्थरबाजी। किसी बात को लेकर कासुनी के बाद पत्थरबाजी। और आज थाना क्षेत्र के बहादुरपुर खजड़ी की घटना बताई जा रही है। उन्नाव से इस व्यक्ति बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसी बात को लेकर कासुनी के बाद पत्थरबाजी। राधा रावत और पंकज शुक्ला पक्ष में पत्थरबाजी। किसी बात को लेकर कासुनी के बाद पत्थरबाजी। बड़ी खबर हरदोई से। खून से लथपथ घायल पड़ी मिली किशोरी। घायल किशोरी मिलने के पूरे कस्बे में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। घायल युवती को पहुंचाया गया CSC 52। CSC से गंभीर हालत में युवती मुख्यालय रेफर। घायल युवती का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। जांच के तहत पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज। घायल युवती की अब तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। 52 बस स्टॉप के पास पाई गई मरणासन किशोरी। ये थाना लोनार के अंतर्गत 52 कस्बे में बस स्टॉप के पीछे एक लड़की आज 18-20 साल 22 साल की है, जो चोटिल अवस्था में प्राप्त हुई थी, जिसको पुलिस द्वारा मेडिकल CSC ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका उपचार किया। डॉक्टरों का कहना है कि इसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ मारपीट और संघर्ष की बात दिख रही है। उसका प्राइमरी मेडिकल करके अग्रिम कार्रवाई के लिए हायर सेंटर पर भेजा गया है। आज दिनांक 16 अप्रैल को सुबह लगभग 11 बजे थाने की पुलिस द्वारा एक बच्ची को यहाँ अचेत अवस्था में लाया गया, जिसकी आयु लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच में प्रतीत हो रही है। वो अनकॉन्शियस स्टेट में आई थी और साथ में उसको शॉक में भी थी। तो अभी तो हम लोगों ने उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब लड़की का थोड़ा शॉक इम्प्रूव हुआ है, BP नॉर्मल करीब आ गया है। खबर मुजफ्फरनगर से। तेज रफ्तार का कहर जारी। तेज गति से कार ने श्रमिक को मारी टक्कर। टक्कर लगने से 10 फीट ऊपर उछला श्रमिक। घटना का वीडियो CCTV कैमरे में कैद। इंडियन पोटास लिमिटेड कंपनी में कार्यरत श्रमिक नाइट ड्यूटी समाप्त कर घर जाते समय हादसा। अनियंत्रित कार बराबर में बने नाले में गिरी। 2 दिन पुरानी बताई जा रही है घटना। सिटी कोतवाली क्षेत्र सहारनपुर रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सोनभद्र से है। सोन नदी के छठ घाट पर युवक डूबा। हड़कंप। नदी में नहाने के दौरान वहीं चप्पल बचाने में हुआ हादसा। चप्पल बचाने के प्रयास में गहरे पानी में पहुंचा युवक देखते ही देखते गहरे पानी में डूब गया। युवक मारकुंडी में वाहन खराब होने के बाद नहाने पहुंचा था। युवक साथियों के साथ नदी में नहाने पहुंचा था। मृतक युवक जितेंद्र पुलिस ने गोताखोरों से शुरू कराई युवक की तलाश। राजस्थान का निवासी बताया जा रहा डूबा युवक। चौपन थाना क्षेत्र के सोन नदी छठ घाट का पूरा मामला।
अगली खबर कुशीनगर से अज्ञात कारणों से कई झोंपड़ियों में लगी आग लगने से मचा ग्रामीणों में हड़कंप। आग बुझाने की कोशिश में जुटे ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। आग से हुआ भारी नुकसान। आग की चपेट में आई कई झोंपड़ी हुई राख। बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के टहाड़ी भार के इनर पट्टी की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर कुशीनगर से तुमकीराज तहसील परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा। भूमि विवाद से परेशान व्यक्ति पानी टंकी पर चढ़ा। पेट्रोल बोतल व माचिस लेकर दी आत्महत्या की धमकी। प्रशासन पर सहयोग न मिलने का आरोप। तहसीलदार व्यक्ति को कर रहे समझाने का प्रयास। मौके पर जुटी लोगों की भारी भीड़। तो युवक परेशान होकर तहसील परिसर की टंकी पर चढ़ा। साथ में पेट्रोल माचिस लेकर आत्महत्या की धमकी दे रहा है। तहसीलदार व्यक्ति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर जुटी लोगों की भारी भीड़। कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तुमकीराज तहसील परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा। स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का